Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. So this video is sponsored by Ibrar Ahmed and with the association of Names Virtual Academy. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि आज JST का पहला टेस्ट था और जिसके अंदर इंग्लिश के हमें 10 क्वेश्चंस देखने को मिले। सो आइए इस वीडियो के अंदर वो 10 क्वेश्चंस कौन से हैं उन्हें डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसको सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो आया है पोर्शन वो आया है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के हवाले से। देखिए जी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स गलती करता है वो होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैराग्राफ आया है, आपके पास एक पेज है, पेज के अंदर जी एक आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ है और स्टूडेंट गलती क्या करता है, उस पैराग्राफ को वन बाय वन पढ़ता है। पहले भैया आपने एक पैराग्राफ को पढ़ा, फिर दूसरे पैराग्राफ को पढ़ा, फिर तीसरे पैराग्राफ को पढ़ा और उसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चंस की तरफ जाते हो। और फिर जब क्वेश्चंस की तरफ जाते हो उसको टिक करने के लिए राइट ऑप्शन कौन सा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा। उसको टिक करने के बाद आप फिर कंफर्म करते हो कि यार एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लूँ कि जो मैंने पैराग्राफ ए में से पढ़ा था, 1 में से पढ़ा था, क्या वो वाकई सही था या नहीं था। और फिर दोबारा उसी ऑप्शन को सही करते हो, आप चेक करते हो कि यार वाकई मैंने जो टिक किया है वो सही भी किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे गड़बड़ी आप ये करते हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने करना क्या है जी, टिप नंबर वन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपने सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ जाना है। देखिए अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहां पर सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट। कह रहा है कि जो पहला पैराग्राफ है आपके पास उसकी थीम क्या है। चलिए अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं आपको थीम बताऊंगा। वो पूछ रहा है कि थीम के बारे में। चलिए जी, थीम के बारे में उसने पूछा है। कह रहा है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JRS I have a dream is one of the most powerful speeches in history, delivering during the March on Washington in 1963. In it, King passionately speaks against racial segregation, discrimination, and inequality faced by African Americans in the United States. अब वो इस पहले एक दो सेंटेंसेस के अंदर उसने यही एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए थीम जब भी होती है ना, थीम किसी भी पैराग्राफ की, वो पहले पहले सेंटेंस या दो सेंटेंसेस के अंदर अंदर आप जब वो पढ़ते हो ना, आपको क्लियर हो जाती है कि इसकी थीम होगी क्या। ठीक है, सो इस पहले और दो सेंटेंसेस के अंदर हमें थीम ये पता चली है कि देखिए इस सेंटेंस के अंदर यहाँ से किंग पैशनेटली स्पीक्स अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन, discrimination and inequality faced by Africans Americans in the United States। अब वो कह रहा है कि इसकी थीम होनी चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वलिटी फेस की है अफ्रीकन जो अमेरिकन हैं उन्होंने, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब पहला है ऑप्शन सेग्रीगेशन ऑफ अफ्रीकन एंड अमेरिकन। सेग्रीगेशन कहते हैं अलहदा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स, ये बात हुई है, अफ्रीकन और अमेरिकन्स की सेग्रीगेशन करने की बात हुई है, जी नहीं, ये नई बात हुई है। दूसरा कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लिक्टेड बाय अमेरिकन्स। अब इसमें कह रहा है कि जो अमेरिकन्स ने डिस्क्रिमिनेशन को दर्द दिया है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं फ़र्क करना, ठीक है, जिस तरह के फ़र्क करते हैं अमेरिकन्स अफ्रीकन्स के साथ, उसके ऊपर बात हुई है। या फिर डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ अफ्रीकन्स, या फिर अफ्रीकन की डिप्रीवेशन हुई है बेसिक राइट्स की, या फिर अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स के इत्तेहाद के बारे में बात हुई है, जी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है। आपने सबसे पहले जो आंसर को गलत करना है ना, वो उनको करना है जो नहीं है। देखिए टिप नंबर 2 आपके लिए, टिप नंबर 2 क्या है, टिप नंबर 2 ये है कि आपने सबसे पहले उन ऑप्शंस को जहन में रखना है जो इनकरेक्ट हैं, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपने सबसे पहले उनको जहन में रखना है, और फिर जो करेक्ट आपको लगे उसको बिस्मिल्लाह करें और टिक करें।
जी। सो राइट ऑप्शन इज बी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, जो जुल्म, जो फर्क अफ्रीकन्स के साथ किया जा रहा था अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसके ऊपर बात हुई है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, द थीम ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट, कह रहा है कि दूसरे पैराग्राफ के अंदर कौन सी थीम बताई गई है और उसकी थीम क्या हो सकती है। दूसरा पैराग्राफ क्या है जी, दूसरा पैराग्राफ ये है आपके पास, कह रहा है कि किंग सेंट्रल विजन इज ड्रीम ऑफ इक्वलिटी, कि उसका जो ख्वाब था इक्वलिटी का था, वेयर पीपल आर जज्ड नॉट बाय द कलर्स ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। He imagines a future where children of all races can join hands and live in harmony। अच्छा, अब उसके अंदर वो कह रहा है कि भाई उस किंग का ख्वाब था, उसका विजन था कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने कलर की बेस पे जज ना किया जाए बल्कि कैरेक्टर की बेस पर। और उसने ये इमेजिन किया था कि अ फ्यूचर वेयर चिल्ड्रन, जहाँ पे हर तरह के, हर नस्ल के बच्चे, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो, हर कोई अमन और इत्तेहाद से रह सके। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। कैरेक्टर, जस्टिस एंड होप की बात हुई है। कैरेक्टर, जस्टिस और होप, देखिए कैरेक्टर और जस्टिस की बात तो हुई है लेकिन होप की बात नहीं हुई, सो ये तो गलत हो गया। दूसरा, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पीस, फ्रीडम, इक्वलिटी और पीस, इसको भी छोड़ दें, बाद में करेंगे इसको। विजन की बात हुई थी क्या जी, विजन की बात हुई थी। जजमेंट की बात हुई थी जी, हुई थी। स्लेवरी की बात हुई थी नहीं, स्लेवरी की बात नहीं हुई, सो सी ऑप्शन भी नहीं है। नंबर 4, इक्वलिटी की बात हुई थी। हॉस्टिलिटी की बात हुई थी नहीं जी, हॉस्टिलिटी की बात नहीं हुई। स्ट्रगल की बात हुई है, स्ट्रगल की बात हुई है लेकिन हॉस्टिलिटी की बात नहीं हो, सो डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि फ्रीडम की बात भी हुई है, इक्वलिटी की बात भी हुई है और पीस की बात भी हुई है। ठीक है जी, सो बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, हैड देयर बीन अ वायलेंस कॉल बाय मार्टिन देन देयर वुड हैव बीन, कह रहा है कि अगर यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है हिज स्पीच कॉल्स फॉर पीसफुल स्ट्रगल, नॉन वायलेंस एंड प्रेजर्वेंस until freedom rings across the nation। अब वो जो बंदा था, वो किंग था, वो नॉन वायलेंस, मतलब उस चीज़ के वायलेंस के ख़िलाफ़ था और वो कहता था कि हमेशा जो भी स्ट्रगल की जाए वो प्रेजर्वेंस से की जाए, ठीक है, जब तक आज़ादी ना मिल जाए और अमन के साथ किया जाए। अब वो कह रहा है कि हैड देयर बीन अ वायलेंस कॉल बाय मार्टिन, क्या वो मार्टिन ने कोई वायलेंस कॉल दी थी, क्या उसने वायलेंस को बढ़ावा दिया था? अगर होता देन देयर वुड बी हैव बीन, अगर होता तो क्या होता? डोमिनेंसी ओवर पीपल, लोगों के ऊपर डोमिनेंसी होती नहीं जी, डोमिनेंसी नहीं होती। राइज इन क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो है राइज होती, उभरती नहीं जी, ये भी नहीं होती। हार्मनी इन बोथ नेशन, दोनों लोगों के बीच में इत्तेहाद होता, दोनों कौमों के बीच में नहीं, ये भी नहीं है। खेओस, देखिए जब वायलेंस आता है, अग्रेशन आता है मुआशरे के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ केओस होता है, हड़बड़ी मच जाती है, ठीक है, वहाँ केओस होता है एंड लेस सपोर्ट फ्रॉम पीपल, और लोगों की लेस सपोर्ट होती है, बहुत ही कम सपोर्ट होती है, क्योंकि वायलेंस ज़्यादा है। जो लोग वायलेंस करते हैं फिर सपोर्ट भी लोगों की बहुत कम होती है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद द लास्ट सेंटेंस इज अबाउट, आखिरी सेंटेंस किसके बारे में था? आखिरी सेंटेंस कौन सा है जी? आखिरी सेंटेंस है ये, कहाँ गया जी, ये किंग्स वर्ड कंटिन्यू टू इंस्पायर मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि किंग के आखिरी वर्ड जो थे, जो उन्होंने कंटिन्यू किया लोगों को इंस्पायर करना, मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स, राइट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो कह रहा है लास्ट सेंटेंस किसके बारे में था? ह्यूमन राइट्स ग्लोबली, पूरी दुनिया के लिए था। ह्यूमन राइट्स ऑफ ब्लैक सिटीजन, नहीं जी, ब्लैक सिटीजन के लिए सिर्फ नहीं था। ह्यूमन राइट्स इन द यूएस, सिर्फ यूएस के लिए था, नहीं जी। ह्यूमन राइट्स लोकली था, नहीं जी, ये था ग्लोबली, सबके लिए था जी, क्योंकि इसमें वो कह रहा है ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया के लिए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है जी MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 में सबसे पहले उसने कहा है द गर्ल हु यूज्ड टू बी वेरी
वेसिफ्यूरस डज नॉट टॉक मच एनी मोर। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है, साइलेंट को टिक किया है, कुछ स्टूडेंट ने साइलेंट को टिक किया। भाई साइलेंट क्यों टिक किया आप लोगों ने? देखिए वहाँ पे थोड़ा ना कोशिश किया करें कि अगर आपको किसी वोकेब की मीनिंग नहीं आ रही, उसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं आ रहा, तो कोशिश किया करें कि ये पीछे वाले सेंटेंस को और आगे वाले सेंटेंस को पढ़ने की थोड़ा कोशिश किया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे ना तो आपको ये बीच वाला वर्ड खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। सो वो कह रहा है द गर्ल हु यूज टू बी वेरी वेसिफ्यूरस, कह रहा है कि एक गर्ल, एक लड़की जो पहले कभी वेसिफ्यूरस हुआ करती थी, डज नॉट टॉक मच एनीमोर, अब वो बात नहीं करती। मतलब अब वो बात नहीं करती तो वो क्या थी? ज़्यादा बोलने वाली ही थी। मतलब कॉमन सेंस भी बंदा यूज़ करे। सो ज़्यादा बोलने वाली, डीप तो नहीं हो सकता उसकी मीनिंग, हाई भी नहीं हो सकता। किस सेंस में कह रहे हो? हाई भी नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा। तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि इसका अंडरलाइन वर्ड्स का एप्रोप्रिएट मीनिंग वर्ड बताए। एप्रोप्रिएट मीनिंग वर्ड क्या होगी जी? वेमेंट होगी जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा इसका। उसके बाद है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब वो कह रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर व्हाट बुक आर यू रीडिंग इन द लाइब्रेरी। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि आपने एडजेक्टिव ढूंढना है। देखिए जी, सबसे पहले आपके पास आ गया व्हाट, रीडिंग, इन और लाइब्रेरी। आपके पास 4 ऑप्शन है, सिंपल सा है। रीडिंग क्या है? रीडिंग एक वर्ब है। इन क्या है? इन एक प्रीपोजिशन है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक नाउन है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी नाउन है। इन क्या है? इन एक प्रीपोजिशन है। रीडिंग क्या है? रीडिंग एक वर्ब है। तो ऑटोमेटिकली वो एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, तो एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? व्हाट होना चाहिए। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बुक क्या है? बुक एक नाउन है। मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम जब हम वर्ब पढ़ रहे थे और प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर नाउन से पहले जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है? नाउन से पहले हमेशा जो पोजीशन होगी वो होगी आपकी एडजेक्टिव की। ये क्या है? बुक नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आएगा? अब कुछ स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउन समझ रहे होंगे, नहीं जी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे साथ इस तरह से नहीं आ सकते, इस तरह से नहीं आ सकते। सो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा आपका व्हाट, क्योंकि नाउन से पहले जो पोजीशन होती है वो हमेशा एडजेक्टिव की होती है। ठीक है जी, सो ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। जी करेक्ट पंक्चुएशन से आप आइडेंटिफाई करें, क्या होगा? ही सेड टू मी, अब उसने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, अब यहाँ पे कॉमा नहीं है, हालांकि यहाँ पे तो कॉमा आना था, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरा है ही सेड टू मी कॉमा, अब यहाँ पे कॉमा दिया है लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज नहीं दिए, उसने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, तो ये बी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ही सेड टू मी कॉमा दिया है, इन्वर्टेड कॉमाज भी दिए हैं और एंड में फुल स्टॉप भी दिया है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा एक और चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं, देखिए भाई जो इन्वर्टेड कामाज है, अगर कोई फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप आ जाता है आपके पास क्वेश्चन मार्क आ जाती है, तो वो इन्वर्टेड कामाज के अंदर होंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामाज दिया हुआ है, ये इन्वर्टेड कामा और उसके अंदर फुल स्टॉप को रखा गया है। ठीक है जी, उसके बाद है ऑप्शन डी ही सेड टू मी कामा, इन्वर्टेड कामाज और यहाँ पे उसने फुल स्टॉप नहीं दिया, जबकि फुल स्टॉप आना था और फिर इन्वर्टेड कामाज आनी थी, लेकिन उसने नहीं दिया, तो डी भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद है यू हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस नून। अब वो कह रहा है इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें पता है कि उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं जी? विल, हैव, बीन या फिर शल हैव बीन और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखें कहीं पर भी अगर ये है तो मुझे बताएं। सबसे पहले यू विल बी वर्किंग, नहीं जी ये नहीं हो सकता, विल बी नहीं होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव बीन है। सो यू हैव बीन, नहीं ये भी नहीं हो सकता। यू विल हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस नून, जी सी इज द राइट ऑप्शन। यू विल हैज़ बीन नहीं, कभी भी मॉडल वर्ब के साथ हैज़ नहीं लगता, उनके साथ हैव लगता है। ठीक है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द यू विल हैव बीन होगा। ठीक है,
उसके बाद आपके पास है जी MCQ नंबर 9, ही वॉज ड्राइविंग अ कार विद हिज फैमिली फ्रॉम द विलेज टू द सिटी ड्यूरिंग द रेन। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपने जी। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास सोल्यूशन में मैं एक लिखता हूं जी। सबसे पहले आपके पास है ही, इसको इस तरह कर लेते हैं, चलिए। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। अब सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने सब्जेक्ट को अलहदा किया, वर्ब को अलहदा किया और ऑब्जेक्ट को अलहदा किया, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है उसको बाद में ही रखें, उसको बाद में ही रखें। सबसे पहले आपने इन तीन चीज़ों को देखना है, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। अब पैसिव एक्टिव का सबसे आसान मेथड ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आओ, वर्ब की रखो थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, आकार, आकार को यहाँ पे रखो, आकार आ गया जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वॉज ड्राइविंग, मतलब पास कंटिन्यूअस है। तो आकार जब पास कंटिन्यूअस होता है तो हम बीइंग का एडिशन करते हैं, आकार वॉज बीइंग, आकार वॉज बीइंग। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, किसकी, ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है, आकार वॉज बीइंग ड्रिवन, आकार वॉज बीइंग ड्रिवन। उसके बाद बाय, ही को चेंज कर देंगे हम किस में, हिम में, आकार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। और उसके बाद जो भी पोर्शन आएगा यहाँ पर, जो कुछ भी आएगा वो हम सेम टू सेम एज इट इज़ रख देंगे यहाँ पर जी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आकार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम विद हिज फैमिली फ्रॉम, देखिए आकार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ये सेम वैसा का वैसा आगे रख दिया आपने। आकार वॉज ही वॉज ड्राइविंग अ कार, आकार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। उसके बाद विद हिज फैमिली फ्रॉम द विलेज टू द सिटी ड्यूरिंग द रेन, सेम इट इज़ वैसा का वैसा रख देंगे हम यहाँ पर। ये देखिए, आकार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम with his family from the village to the city during the rain, so A is the right answer। दूसरा लिखा हुआ है आकार was driving, नहीं जी, आकार was driving नहीं, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल किया है। दूसरा आकार was driven by me, मी क्यों आएगा भाई, यहाँ पे तो हिम ही है, तो ही तो हिम में चेंज होता है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो आकार इज ड्रिवन बाय हिम, आकार इज ड्रिवन, इज कहाँ से आ गया, ये तो वॉज लगा हुआ है, तो वॉज तो सेम रहेगा, ठीक है, तो इज तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। काशिफ सेड टू मी विल यू कम विद अस टुमारो, चेंज द नरेशन। अब इसको नरेशन में इनडायरेक्ट करना है आपने जी। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले होगा काशिफ। अब जब आपके पास विल यू कम विद अस टुमारो, ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जब आपके पास इंटेरोगेटिव आ जाता है तो आपका जो सेड होता है वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में। काशिफ आस्क्ड मी। अच्छा, अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के लिए हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इफ़। उसके लिए हम इफ़ लगाते हैं। काशिफ आस्क्ड मी इफ़, अब यू है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपके पास आए और वही आ जाएगा तो आप देखेंगे सब्जेक्ट को, अगर आपके पास यू आ जाएगा तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आपके पास यू आया है हुआ है, अब यहाँ पे काशिफ सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो यू आया है तो आप किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी हो जाएगा चेंज आपका आई में, इफ आई। काशिफ आस्क्ड मी इफ आई। अब विल जो होगा आपका चेंज, अब ये इंटरोगेटिव में इसको आपने अफर्मेटिव में चेंज करना है, ठीक है। इफ आई, विल की जगह यहाँ पे वुड आ जाएगा, इफ आई वुड। अच्छा, इफ आई वुड गो, इफ आई वुड गो विद देम, विद अस जो होगा, अस क्योंकि आपका वही है, वही को अस में चेंज किया हुआ है,
तो जब आपके पास आए और वी आएगा तो आपने किसको देखना है? सब्जेक्ट को। अब आपके पास सब्जेक्ट क्या है? काशिफ। काशिफ सिंगुलर में है, अस प्लूरल में है, तो अस का प्लूरल क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट जो है आपके पास सिंगुलर है, तो उनका प्लूरल क्या है? उनका प्लूरल है दे। उनका प्लूरल है दे। तो दे को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो किस में चेंज करेंगे? देम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देम रखा। इफ आई वुड गो विद देम, अब जो टुमारो है, टुमारो आपका किस में चेंज हो जाएगा? टुमारो आपका हो जाएगा द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे। ठीक है जी। सो ऑप्शन डी, काशिफ आस्क्ड मी इफ आई वुड गो विद देम द फॉलोइंग डे, तो डी इज द राइट ऑप्शन। सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह यह है काशिफ टोल्ड लिखा हुआ है। काशिफ टोल्ड तो होगा नहीं, आस्क्ड होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है। काशिफ टोल्ड यहाँ पर भी गलत है। काशिफ इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड कैसे होगा? ये भी गलत है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।